क्वेश्चन करने हैं हमारे पास। P7 के कुछ 60-70 क्वेश्चंस हैं जो कि बड़े जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला टारगेट है कि हमने उनको करना है। फिर उसके बाद हमारे पास MSF1 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, हमने उसको करना है। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ICAW के सवाल है, हमने इंशाल्लाह उनको कवर करना है। हम प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक सवाल ACC का बड़ा अच्छा सवाल है और इसकी खास बात यह कि इसमें रिस्क आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है। हैंडआउट आप सबके पास है, ऑनलाइन वालों के लिए स्क्रीन शेयर हो जाएगी मेरे भाई। चले स्टार्ट करते हैं। सवाल की जो पहली रिक्वायरमेंट है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड आई रिक्वायर यू टू प्रिपेयर ब्रीफिंग नोट्स फॉर माय ओन यूज इन विच यू हैव टू इवेल्युएट द, अगर तुम उसको तस्वीर खींच के दे दो यार, कुछ कर लो प्राइवेट, evaluate the significant risk of material misstatement to be considered in planning the company's audit. You should not include risk of material misstatement relating to the valuation of the company's bearer plants or biological asset which will be evaluated separately. इसको नहीं करना हमने। Design the principal audit procedure to be used in the audit of the impairment of factory. पहला पेज है यार, Exhibit 1 के नाम से आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, आगे पीछे देखो। वन नहीं आ रहा। हाँ जी रेंज साहब, ऑनलाइन वालों के पास नहीं है, इनके फिजिकल वालों के पास नहीं है। सही ग्रुप पे शेयर करो तो उसको बोलो ना सही प्रिंट तो दे। चलिए तक हम सवाल रीड करते हैं। आ जाए। Design the principal audit procedure to be used in the audit of the impairment of the factory, the development cost capitalized in respect of the new packaging. Part C, discuss the matters to be considered in planning to use an auditor's expert in the audit of the fruit which are recognized as biological assets of the company. इसको खैर अलग से देखते हैं। In Exhibit 5, I have provided you with an email I received from LAN, one of the company's production manager. In respect of this, in your briefing notes, you should also discuss the audit implication of the email from the LAN, recommending any further actions to be taken by our firm. तुम ग्रुप पे शेयर कर रहे हो? जी एक सेकंड। फाइल आप लोगों को चलो स्टार्ट करते हैं यार। आते हैं। चलें जी, हमारे पास Exhibit 2 लिखा हुआ है, ठीक हो गया भाई? चले आ जाए जल्दी जल्दी। इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है? इसमें हमें बिजनेस बैकग्राउंड के बारे में बताया हुआ है। कंपनी वॉज established 30 years ago by Jim Margaret, who began processing the fruit grown on his family farm to make a small range of food products, including canned fruit and fruit juice. The business was relatively small until 10 years ago when the company began to expand by acquiring more farmland with different crops and building new production facilities. This extended the range of food products which could be processed, which now include olive oil, packed nuts, and frozen fruits. The company sells its product under the Fructus Gold brand name, and the goods are sold in the major supermarkets and online on the company's website. भाई फूड का बिजनेस करते हैं, फूड हार्वेस्ट भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं और उसको एक ब्रांड के तहत पे बेच रहे होते हैं।
The company is not listed and the Marget family members are the company's majority shareholder. Jim Marget retired several years ago. His daughter Mia Marget is the company's chief executive officer and the other family members hold the position in the senior. यहाँ पे खतरनाक बात लिखी है, क्या खतरनाक बात लिखी है भाई? हाँ जी, जो शेयर होल्डर है, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है, वही या तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या फिर सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन पे। ऐसा ही हो गया भाई ये सवाल। एक इसमें जिसकी बात ये लिखी और ऑब्वियसली इसके बारे में बताया। अगले पेज पे अगर हम आए तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है प्यारे बच्चों, ऐसा ही है। अच्छा, बिजनेस डेवलपमेंट इन द ईयर, इसके ऊपर आ जाए। बिजनेस डेवलपमेंट इन द ईयर प्यारे बच्चों, मिल गया सबको? जल्दी छेती छेती, एग्जिबिट नहीं आ रहा, बिजनेस डेवलपमेंट आ रहा होगा। ऑनलाइन सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लोन, फैक्ट्री डैमेज, यूज ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। हैंडआउट में भी आ रहा होगा ना, हैंडआउट में तो आ रहा होगा ना यार। अगर यहाँ पे हम बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें, मैं साथ रीड चला आ जाए, मैं साथ पढ़ लें। इन द लास्ट ईयर sales made through the company's website grew significantly. The finance director believes that this was in response to an advertising campaign costing rupees 2,25,000 which promoted the Fructus Gold brand and coincided with the launch of a new online sales. सिंपल से एक बात कह रहा है भाई, सेल्स क्यों बढ़ी? सेल्स इसलिए बढ़ी बिकॉज कंपनी सेल्स किसके थ्रू कर रही है? ऑनलाइन सेल्स के थ्रू कर रही है। ऑनलाइन सेल्स करने के लिए उसको क्या करना पड़ा? एक वेबसाइट बनानी पड़ी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? To encourage the online sales, the company has regular special offers with the discounted periodically offered on a selection of product line and offers such as buy one get one free. और वेबसाइट के ऊपर डिस्काउंट्स भी होते थे और वेबसाइट के ऊपर आपको बाय वन गेट वन फ्री की भी चीज आती थी। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, ये सारी बातें कर रहे हैं किस चीज से रिलेटेड? ऑनलाइन। फिर उसके बाद एक और चीज आ रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Recently, concern over the level of plastic used in packaging has encouraged food producer to investigate the use of plastic-free packaging for their product. In July 2008, the board approved a budget of 4 lakh to be spent on research and development into new packaging for its product. By 28 February 2009, 2,20,000 has been spent, with this amount being paid to ProPack, a firm of packaging specialists, to design and develop a range of plastic-free bottles, bags, and containers. It is anticipated that the packaging will be ready for use in 2 years' time, at which point the company will introduce it for use across its product range. ProPack is currently testing their prototype of item which have been developed with encouraging results. अब इसने एक और चीज बता दी आपको। क्या बता दी इसने? एक और चीज आपको बताई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और कंपनी किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रही है, किस चीज के ऊपर डेवलप कर रही है? वो कह रही है भाई प्लास्टिक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बैन लग रहे हैं, तो हम एक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें हमारे जितने भी फ्रूट्स वगैरह होंगे उसको हम पैक वगैरह के लिए करेंगे। और इसके लिए इसने खुद से नहीं कर रही, किससे करवा रही है? किसी और से करवा रही है, प्रोपैक से करवा रही है। और प्रोपैक से जो पूरा बजट एग्री हुआ है वो कितने का हुआ है? 4 लाख रुपए का हुआ है, जिसमें से 2,20,000 रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। और प्रोपैक ये कह रहा है कि हमने एक प्रोटोटाइप टाइप बना लिया है, प्रोटोटाइप्स हमने बना लिया है और हमें उम्मीद है कि जी इसके एक अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। ये हमारे पास कुछ चीजें। एक और चीज आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक और चीज पे आते हैं। एक और चीज दी हुई है आपको इन्फॉर्मेशन, और वो किस चीज के ऊपर दी हुई है प्यारे बच्चों? ये सारी की सारी फाइनेंसिंग कहां से हो रही है भाई? लोन से हो रही है। अ लोन ऑफ 3,75,000 वाज टेकन आउट ड्यूरिंग द ईयर टू सपोर्ट द कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लान।
तो लोन लिया मैंने, कितने रुपए का लिया भाई? 3,75,000 रुपए का लिया, ताकि मेरा 4 लाख का बजट था, 3,75,000 रुपए का मैंने लोन ऑब्टेन किया। क्लियर है प्यारे बच्चों? सवाल बड़ा गौर से पढ़ना, आगे ट्रिकी है बहुत। उसके बाद मुझे एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है प्यारे बच्चों, किस चीज की इन्फॉर्मेशन दी हुई है मुझे फैक्ट्री डैमेज की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और फैक्ट्री डैमेज में ये लिखा है, वन ऑफ द कंपनीज सेवरल फैक्ट्रीज यूज्ड टू प्रोसेस फ्रूट्स एंड प्रोड्यूस फ्रूट जूस वाज डैमेज इन अगस्त 2008। और आपका ईयर एंड क्या है? आपका ईयर एंड है 31 अगस्त 2008। 31 अगस्त 2008 आपका ईयर एंड है। वन ऑफ द कंपनीज सेवरल फैक्ट्रीज यूज्ड टू प्रोसेस फ्रूट and produce the fruit juice was damaged in August 2008 when a severe storm occurred. High winds destroyed a part of the factory roof and heavy rain led to the flooding and damage to machinery and processing equipment. The factory has not operated since the storm and the finance director has performed an impairment review on the building and क्योंकि छत भी उड़ गई है तो building and plant and equipment details of the impairment review are given in the। तो भाई एक और इन्फॉर्मेशन दी भी आपको, क्या इन्फॉर्मेशन? ड्यूरिंग द ईयर एंड आपका प्लांट स्टॉर्म आया और आपकी बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी क्या हो चुकी है? फैक्ट्री आपकी डैमेज हो चुकी है। क्यों? ड्यू टू स्टॉर्म। ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन दी गई। थोड़ा सा और आगे आते हैं। चलिए अब यार सब जल्दी आ जाए, थोड़ा सा और आगे आते हैं, शेयर कर लो यार। यूज ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। चूंकि मैं फ्रूट्स वगैरह बना रहा हूँ, प्लांट लगाता हूँ, प्लांट से फिर क्या कहते हैं वो फल वगैरह उगते हैं, फिर उसके बाद तो इसका मतलब है कि इनके पास इसके ये तो फेयर वैल्यू पे होगा। ये जो बायोलॉजिकल एसेट्स है मेरे पास है किस पे होगा? ये फेयर वैल्यू। और फेयर वैल्यू पे होगा तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? किसकी जरूरत पड़ेगी? इसके लिए मुझे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो वो कह रहा है द फ्रूट ग्रोइंग ऑन ट्रीज and the harvested agriculture produce are biological asset which were recognized at the fair value of 3.1. Due to the specialized nature of these assets, an auditor's expert will be used to provide evidence relating to their valuation. अगर मैं आपसे देखूं तो एग्जिबिट 2 में क्या लिखा हुआ था? एग्जिबिट 2 में कंपनी के बिजनेस के बारे में लिखा हुआ था। और बिजनेस क्या था कंपनी का? प्लांट्स थे, प्लांट से फ्रूट्स वगैरह ये लोग हार्वेस्ट करते थे। और इसकी फेयर वैल्यूएशन के लिए किसकी जरूरत है भाई? जल्दी बता दे। ऑडिट नहीं, इस सवाल में लिखा हुआ है एक्सपर्ट। सही है। अब हमने आगे जाके देखने के सवाल में हम रिक्वायरमेंट क्या है। A resource document containing an overview of the accounting requirement। अच्छा सही है, क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये हमारे पास एक सवाल है। थोड़ा सा और अगर हम आगे देखें तो एग्जिबिट 4 में हमें बैलेंस शीट और पीएनएल दिया हुआ है प्यारे बच्चों। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देखें ये थोड़ा सा ट्रिकी है। और सवाल की पहली रिक्वायरमेंट हम कौन सी कर रहे हैं? डिस्कस द सिग्निफिकेंट रिस्क। जो सवाल की पहली रिक्वायरमेंट थी हमारे पास क्या थी? इवेल्युएट द सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट टू बी कंसिडर इन प्लानिंग द कंपनीज ऑडिट। क्या यहां तक बात समझ? अच्छा, अगर हम सवाल देखें और सवाल में अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें टोटल एसेट्स कितने के आ रहे हैं? 12,500 के, जिसमें से इनटेंजिबल एसेट्स कितने के हैं भाई? जल्दी जल्दी जल्दी। इनटेंजिबल एसेट्स है मेरे पास ऐसा ही है भाई। इनटेंजिबल एसेट कितने के आ रहे हैं? 5 लाख। अब देखें ये आपको लिंक करनी होंगी कुछ चीजें यहाँ। इस अब तक जो हमने पढ़ा कि इंटेंजिबल एसेट आ रहा था प्यारे बच्चों, कहां पे आ रहा था? अब तक जो हमने पढ़ा कि इंटेंजिबल एसेट आ रहा था बिल्डिंग इंटेंजिबल एसेट। यहां तक बात समझ आ रही है? इसको और इसको अब आपस में लिंक करके मुझे कोई ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्लियर हम सारे यहाँ पे? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने का आ रहा है? 6,150 रुपए का आ रहा है। क्या पीपी से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है प्यारे बच्चों आपको? हाँ जी, क्या हो गया था? जबरदस्त जबरदस्त। टोटल करंट एसेट्स कितने के आ रहे हैं? 3,350 के। और इसका ब्रेकअप क्या है? कैश इंक्लूडेड इन करंट एसेट कितना है भाई? तो टोटल मेरे पास जो करंट एसेट्स आ रहे हैं, टोटल मेरे पास जो करंट एसेट्स आ रहे हैं प्यारे बच्चों, वो कितने आ रहे हैं?
3,350, इसमें से कैश कितना है 760 मेरे पास, 7,60,000 मेरे पास कैश है। तो बाकी क्या होगा, बाकी करंट एसेट में क्या आएगा भाई, जबरदस्त जबरदस्त, मेरे पास बाकी करंट एसेट्स में क्या आ रहा होगा, फिर इन्वेंट्री आ रहा होगा यार, और अकाउंट रिसीवेबल आ रहा होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है, क्लियर है हम सारे यहाँ तक दोस्त, क्लियर हो यहाँ पे, अच्छा। और फिर आपको इसने एक और चीज भी दे दी, चूंकि करंट एसेट आपको दिया हुआ है तो उसने आपको एक और चीज दे दी, क्या चीज दे दी, करंट रेशियो। और करंट रेशियो आपका 1.4 से बढ़ के कहां तक चला गया भाई, 2 पॉइंट्स। ये अलार्म, ये देखे मेरी बात, करंट एसेट ये निकलता कैसे, करंट रेशियो निकलता कैसे, करंट एसेट डिवाइडेड बाय, तो मैं लिख देता हूं नीचे, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसका दो चीजें हो सकती हैं, या तो करंट एसेट्स बहुत या करंट लायबिलिटीज बहुत बहुत कम। ये सुनिएगा मेरी बात को, क्या यहां तक बात समझ आती है। अच्छा, आगे भी कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको भी देख लेते हैं। रेवेन्यू आपको दिया हुआ है, ऑनलाइन सेल्स इंक्लूडेड इन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आपको दिया हुआ है, जिसमें से उसने आपको बताया है कि ऑनलाइन सेल्स का भी एक रेवेन्यू है 2.4 का। ऑपरेटिंग मार्जिन आपके बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन आपके बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ गए भाई, 26% से 28% हो गए, जबरदस्त। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपका 4.5% से कितना हो गया भाई, ये पता है ना कितना भाई, कितना मैंने इक्विटी लगाई हुई और मुझे प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है, सही सिंपल सी एक बात लिखी है। ऑनलाइन वालों के आप लोग यहाँ तक क्लियर है, हमने सवाल सॉल्व नहीं करा है अभी तक, हमने सिर्फ बैठ के सिर्फ सवाल की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे जॉट डाउन किया, क्लियर है आप लोग। यहाँ तक क्लियर हो बेटा, जबरदस्त। अभी से सवाल को हमने क्या करा है, जॉट डाउन करा है। अच्छा, थोड़ा सा हम और सवाल भी पढ़ लेते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हमें मजीद दी है, उसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो पीपी की इंपेयरमेंट की वर्किंग दी हुई है आपको, ऐसा ही है। अगर आप सवाल देखें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की एक और हेडिंग आ रही है और आपको उसका, अच्छा अगर आप देखें तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट, उसके ऊपर भी आपको पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है, इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर भी आपको पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है। अब मेरे आपसे एक सिंपल सवाल है, सुनिएगा, इस सवाल में कौन कौन से ऑडिटर्स के प्यारे बच्चों, जल्दी छेती छेती, हाँ जी, हमारे पास सवाल में कौन कौन से रिस्क है प्यारे बच्चों, जल्दी छेती छेती। सबसे पहला रिस्क तो मेरे पास यहाँ पे किस चीज का हो गया, सबसे पहला मेरा रिस्क यहाँ पे हो गया IFRS 15 का। और IFRS 15 का क्या रिस्क है, IFRS 15 का रिस्क है मेरे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। क्यों रिकॉग्निशन का रिस्क है मेरे पास, देखें रेवेन्यू रिकॉग्निशन के दो रिस्क है। पहली चीज, जब आप ऑनलाइन सेल करते हो ना तो एक कट ऑफ का रिस्क आ जाता है आपके पास। जब आप ऑनलाइन, भाई ऑर्डर आपके पास प्लेस हो गया 29 दिसंबर को, क्या पता अभी तक आपने उसको डिलीवर ना किया हो, तो एक चीज आपके पास हमेशा रिस्क कैरी हो जाएगी, किस चीज की कैरी हो जाएगा आपके पास, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। भाई कि मैनेजमेंट ने रेवेन्यू को एक्यूरेटली और सही रिकॉर्ड नहीं किया होगा। ऑनलाइन सेल्स पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, क्या यहां तक बात समझ आती है। दूसरा, ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं और ये जो कह रहे हैं बाय वन और गेट वन फ्री, तो इसका मतलब है इसके अंदर वेरिएबल कंसिडरेशन भी है, वेरिएबल कंसिडरेशन भी है। चूंकि वेरिएबल कंसिडरेशन भी है तो आप सारा का सारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो एक और मसला आपके पास आ जाएगा IFRS 15 के हिसाब से, और वो किस चीज का आ जाएगा, वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का आ जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आती है। तो एक तो बड़ा जेनेरिक रिस्क हमारे पास कि भाई कंपनी का रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सही, कंपनी ने डिस्काउंट को सही अकाउंट फॉर नहीं किया होगा, ठीक है। कंपनी चूंकि ऑनलाइन सेल कर रही है तो ऑनलाइन सेल्स में उसका कट ऑफ और अकरेंस का मसला या एक्यूरेसी का मसला हो सकता है। ये तो मेरे पास बड़े ही एक आप कह लें कि जेनेरिक रिस्क है। डन हो गया यहां तक प्यारे बच्चों। अच्छा, ये क्या था, ये क्या था प्यारे बच्चों, क्या इसके ऊपर कोई रिस्क है सर, इसके ऊपर। अच्छा, इस रिस्क को मजीद कंफर्म करने के लिए मैं एक काम ये करता हूं, मैं सवाल भी पढ़ लेता हूं। इस रिस्क को मजीद कंफर्म करने के लिए मैं क्या करता हूं, सवाल में एक और चीज भी लिखी हुई है, हम बैलेंस शीट में ही थे और उसमें वो कह रहा है इनटेंजिबल इंक्लूड्स द फॉलोइंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट 80,000, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू फ्रक्टस गोल्ड जो 2,25,000 यहाँ पे आ रहे थे प्यारे बच्चों, याद आ रहे हैं कुछ, जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट थी 2,20,000 की, इसने इसको क्या करा हुआ है यहाँ पे, इसने कैपिटलाइज किया हुआ है डेवलपमेंट कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू पैकेजिंग। सॉरी, एक तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट थी और एक डेवलपमेंट कॉस्ट थी, इन दोनों को इसने क्या करा हुआ है, कैपिटलाइज किया हुआ है। तो इसका मतलब है इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट में जो 5,25,000 आ रहे हैं, इसके तीन ब्रेकअप है प्यारे बच्चों। पहला
पहला 80, ये एक छोटा अमाउंट है। दूसरा 2,25,000, ये कौन सा है? ये एडवर्टाइजमेंट का है। तीसरा, और ये कौन सा है? ये प्लास्टिक वाला है। याद आ रहा है सवाल? ये इसने आपको पूरा देखें ब्रेकअप देने से अब तक आप क्या समझ रहे थे? अब तक आप समझ रहे थे इंटेंजिबल एसेट का क्राइटेरिया पूरा। अब जब आपके पास इस तरीके का सवाल आया ना प्यारे बच्चों, अच्छा ये 2,25,000 रुपए थे, ये किस चीज से रिलेट करते थे? ये ऑनलाइन सेल्स की मार्केटिंग करी थी। जहां आपने मार्केटिंग करी है ऑनलाइन सेल्स की प्यारे बच्चों, ये कहीं से भी इंटेंजिबल का क्राइटेरिया पूरा। तो पहला रिस्क तो आपका ये हो गया कि एज पर IS 38 ये मेरा इंटेंजिबल एसेट है ही नहीं। ये इंटेंजिबल एसेट के स्कोप में ही नहीं है। देखिए दोनों में फर्क है। ये IS 38 के स्कोप में है, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग का मसला है। ये वाला तो 38 के स्कोप में ही नहीं है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर में कभी भी कैपिटलाइज नहीं करता। ये तो मेरा क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? एक्सपेंस आउट होना चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आ रहा है? ये तो मेरा क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? अच्छा, सवाल में चूंकि आपको सारा पेनल वगैरह दिया हुआ, तो मैं कह सकता हूं कि द अमाउंट इज मटीरियल टू द FS। ये मैं एक लाइन लिख सकता हूं। ये जो है 2,20,000, यस ये मेरे IS 38 के स्कोप में फॉल करता है। अब यहां 38 के दो रिस्क है। पहला, जल्दी जल्दी किसे ही कह रहे हो प्यारे बच्चों? बहुत जबरदस्त। पहला जो मेरा रिस्क है यहाँ पे, वो किस चीज का रिस्क है? पहला रिस्क है मेरा रिकॉग्निशन। क्या मतलब? लिंक करें जो लिखा हुआ वहां से मुझे बताएं जल्दी से। दोस्त लिखा हुआ है आंसर। इंटेंजिबल पूरी डायग्राम बनाई इसलिए यार कि डिफरेंट पेजेस से इंफॉर्मेशन निकालनी है। ऑनलाइन वालों जल्दी छेती छेती। जबरदस्त यार, खुद सवाल में कह रहा है मैं अभी किस स्टेज में हूं? प्रोटोटाइप के स्टेज में हूं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा ना हो। ये क्या कहते हैं, वो क्या वर्ड यूज करते हैं? ये प्रोबेबल हो ही ना कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल इनफ्लो टू द एंटिटी। तो IS 38 के हिसाब से पहला रिस्क ये है कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ। और जब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ही पूरा नहीं हुआ, तो आप इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते। दूसरा क्राइटेरिया, यस रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा हो गया है। तो अगर पूरा हो गया है तो फिर दो फेजेस आते हैं प्यारे बच्चों, एक रिसर्च फेज, दूसरा डेवलपमेंट फेज। आपने 2,20,000 रुपए दिए, उन सबको क्या कर दिया आपने? कैपिटलाइज कर दिया। इसका मतलब है इसमें से कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जो कि किससे पर्टेन करते होंगे? रिसर्च फेज से पर्टेन करते। रिस्क इस मैनेजमेंट ने उसको क्या कर दिया होगा? कैपिटलाइज कर दिया होगा। एक और रिस्क मेरा यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस रिस्क को लिखने के लिए खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, यहाँ पे प्रोटोटाइप का वर्ड आपने यूज करना पड़ेगा। सही है, यहाँ पे ये वर्ड यूज करना पड़ेगा कि जी देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज नॉट प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल इनफ्लो टू द एंटिटी। 2 साल का प्रोजेक्ट है। प्लस इंटेंजिबल एसेट वो होता है जो मेरे कंट्रोल में होता है। एसेट हमेशा वो होता है जो मेरे कंट्रोल में होता है। ये तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो आप किसी और को पैसे देके बनवा रहे हो। ये तो आप किसी और को, तो आप किस तरीके से श्योरिटी से कह सकते हो कि हाँ भाई ये इंटेंजिबल एसेट बन जाएगा? मेरे तो कंट्रोल में ही नहीं है चीज। प्यारे बच्चों का यहां तक बात आपके समझ आती है? खुदा का वास्ता है, इन वर्ड्स को आपने यूज करके ये जो लिखा हुआ है ये रिस्क फैक्टर है। सेकंड चीज आप कहोगे एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2,20,000 की पेमेंट करिए, उस पूरे के पूरे को क्या कर दिया है? देयरफॉर देयर इज अ रिस्क जी, इसमें से कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जो रिसर्च, ये लिखना जरूरी है तो मार्क्स मिलेंगे। प्यारे बच्चों के यहां तक बात समझ आ रही है? अगेन ये वाले रिस्क वो हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके रिस्क फैक्टर थोड़े से चेंज है और उसको किस तरीके से करना है। जी मेरे भाई, बिल्कुल आप कह, इट माइट बी एट द रिसर्च फेज, इट माइट बी एट द रिसर्च फेज, आप ये कह सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। सिर्फ प्रोटोटाइप ही देखना, तो बाकी चीजें भी देखनी होती है। प्रोटोटाइप बिल्कुल सही बना हुआ है, बना भी लूंगा, लेकिन टेक्निकलिटी नहीं है, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वालों क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा, अगर मैं आपके साथ सिर्फ एक और चीज पढ़ लूं, अच्छा यहाँ तक क्लियर? हम सारे यहाँ तक क्लियर? तो इसका मतलब है ये जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी उसको मैंने यूज करके ऑडिट रिस्क
ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए और 3 ऑडिट रिस्क मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। प्यारे बच्चों क्लियर है? ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी इसको भी मैंने कुछ यूज करके जल्दी छेती छेती कुछ ऑडिट रिस्क मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। मैं 4 से 5 ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर चुका हूं। अगर आप पूरा सवाल देखेंगे, पूरे सवाल में कहीं पे भी अकाउंट्स रिसीवेबल का वर्ड यूज नहीं हो रहा। पढ़ चुके हैं पूरा सवाल यार, कहीं पे भी। लेकिन क्या अकाउंट रिसीवेबल पे कोई रिस्क है? क्या रिस्क है? क्यों रिस्क है ये बताएं। जबरदस्त प्यारे बच्चों, आपका करंट रेशियो क्या कर रहा है भाई? करंट रेशियो इसलिए भी तो बढ़ सकता है कि आपके कैश बढ़ गए हो, लेकिन नहीं, कैश तो अगर आप देखें, कैश तो स्टैटिक है। 7.5 लाख से 7,60,000 हुआ है, तो कैश में तो कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं है। तो बचा क्या? इन्वेंट्री और रिसीवेबल। प्यारे बच्चों, इन्वेंट्री के ऊपर रिस्क है कि IS2 के हिसाब से इन्वेंट्री आपकी क्या हो चुकी है? इंपेयर्ड हो चुकी है। और अकाउंट रिसीवेबल में IFRS 9 के हिसाब से रिस्क है कि जी बैड डेट एक्सपेंस और मैनेजमेंट है बैड। ये समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कहां वो इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इंटेंजिबल एसेट के ऊपर, तब जाके 3 रिस्क, और कहां ये करंट एसेट और करंट रेशियो ये वर्ड दे रहा है और इससे आपने 2 रिस्क आइडेंटिफाई करे। बच्चों खुदा का वास्ता है, ये वो सवाल है जिसमें एनालिटिकल प्रोसीजर से भी रिस्क आइडेंटिफाई करना और कमेंट्री से भी रिस्क आइडेंटिफाई करना। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? डन हो गया प्यारे बच्चों यहाँ तक? अच्छा जी, जिस तरह मैंने अभी किया। आईकैप क्या करेगा? आईकैप क्या करेगा? आईकैप आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दे देगा, तो आप करंट रेशियोज निकाल लीजिएगा। समझ आ रही है? आईकैप आपको क्या करेगा? आईकैप को इन्वेंट्री और परचेजेस दे, आप इन्वेंट्री टर्नओवर डेज निकाल लीजिएगा, आप रिसीवेबल टर्नओवर डेज निकाल लीजिएगा। आप नहीं निकाल सकते, आप सिंपल से बोले रेशियो बढ़ा है तो उसका मतलब है 2 चीजें, या तो करंट एसेट्स बढ़े, या तो करंट एसेट्स बढ़े तो करंट एसेट्स में क्या होंगे? इन्वेंट्री एंड दूसरा रिस्क मेरा क्या है? दूसरा रिस्क है मेरा देयर इज अ रिस्क ऑफ, जल्दी बच्चों जल्दी, अंडर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पेबल। करंट लायबिलिटी तो ट्रेड पेबल ही आ रहा होगा ना मेरा, तो इसका भी अंडर स्टेटमेंट का। पूरे सवाल में ट्रेड पेबल आपको कहीं नहीं दिखेगा, पूरे सवाल में इन्वेंट्री आपको नहीं दिखेगी, पूरे सवाल में रिसीवेबल नहीं दिखेगा, लेकिन इन 3 के ऊपर रिस्क होगा बाय जस्ट परफॉर्मिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर। ये बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? इस वजह से सवाल हम कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर है यार सारे हम यहाँ पे? अच्छा जी, तो इसको भी मैंने कुछ ना कुछ यूज करके कर लिया। अच्छा एक और चीज, अब मेरी बात सुनिएगा। ये जो रेवेन्यू स्टार्ट में बताया था, ब्रीफली बताया था, अब सुनना। आपके ऑपरेशन से मार्जिन इंक्रीज कर रहा है, करने चाहिए? मुझे जो सोच रहे हो ना, यही इसी वजह से सवाल करा रहे हैं। आपके ऑपरेशन से मार्जिन इंक्रीज, देखो सब बोर्ड में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि आप बोलोगे यार आप तो यार हाँ जी अब डिस्काउंट दे रहे हो, बाय 1 गेट फ्री 1 फ्री कर रहे हो, तो आपके ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे बढ़ सकते हैं? ऑपरेटिंग मार्जिन क्यों बढ़ेंगे भाई? 2 ही रीजन होंगे ना, आपके रेवेन्यू बढ़ रहा है, मार्जिन क्यों बढ़ेंगे मेरे? भाई मेरे रेवेन्यू बढ़ रहे होंगे, मेरे एक्सपेंसेस क्या हो रहे होंगे? एक्सपेंसेस में तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो रेवेन्यू में यहां लिखा हुआ बढ़ रहा है, और यहां से लग रहा है कि मार्जिन क्या होने चाहिए? देखिए सेल्स बढ़ने से मार्जिन का कोई ताल्लुक नहीं है। सेल्स बढ़ने से, या कि वापस से मैं रिपीट कर दूं, सेल्स बढ़ने से मार्जिन का कोई, हाँ जी, सेल्स बढ़ने से मार्जिन का कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैं 100 गुड्स बेचूं कि 100 करोड़ गुड्स बेचूं, अगर मैं 50 का खरीदता हूं और 100 का बेचता हूं तो मेरा 50% मार्जिन है। चाहे 100 बेचूं या 1 बेचूं या 100 करोड़ बेचूं, मार्जिन की बात हो रही है, परसेंटेज की बात हो रही है। तो अगर परसेंटेज बढ़ी है तो मैं तो ये 100 रुपए की चीज अब 50 रुपए की बेच रहा हूं, तो मेरे मार्जिन तो कम हो जाते। इट मींस यहाँ पे जो रिस्क है वो किस चीज का रिस्क है प्यारे बच्चों? रेवेन्यू की ओवर स्टेटमेंट। ज्यादा है रेवेन्यू यार, रेवेन्यू की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क। और तभी मैं कह रहा हूं रिस्क ये है कि मैनेजमेंट ने रेवेन्यू को सही रिकॉग्नाइज, अगले साल का रेवेन्यू शायद आज रिकॉर्ड कर लिया होगा, ऑनलाइन सेल्स का रेवेन्यू एक्यूरेटली रिकॉर्ड। इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंडर बस यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह यहाँ पे तुमने करा कि एसेट्स बढ़े हुए लायबिलिटी कम है, इस तरह यहाँ पे भी कर दो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स और अंडर। मार्जिन 2 चीजों से निकलता है ना, कॉस्ट और रेवेन्यू से निकलता है। मैंने अभी आपको बताया था 100 बेचो, 100 करोड़ बेचो या 100 अरब बेचो, क्वांटिटी पे मार्जिन डिपेंड नहीं करता। मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, 75 रुपए की चीज तुम 100 रुपए की बेचते हो, 25 रुपए कमाते हो, तुम्हारा मार्जिन कितना है? 25% ना, 25% है, सही है। तुम 2 प्रोडक्ट बेचते हो, तो 200 की बेची तो 150 की पड़ी, मार्जिन कितना निकलेगा? 25%। तुम समझ रहे हो? तो तुम अगर तुम देख लो 75 डिवाइड बाय 100 का, अब तुम उसको 225 में बेचो, 250 पे बेचो, 300,
अगर एक प्रोडक्ट मैं 75 का खरीदता हूँ और 100 का बेचता हूँ तो मार्जिन तो उतना ही निकलेगा। समझ आ रही है बात यहाँ पे? अच्छा जी, क्लियर हो दो साहब यहाँ पे? ठीक हो गया मेरा। तो आप समझ रहे प्यारे बच्चों ये सवाल किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन से मैं, तो आई कैप क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन में इतनी बेकार चीजें डालता रहेगा और ये जो चिल्लर चीजें होंगी ना यहीं पे आपके ऑडिट रिस्क छुपे हुए होंगे। बच्चों डन हो गया यहाँ पे? अच्छा, एक और मसला तो हम सबको पता है, और वो मसला किस चीज का है? वो मसला इस चीज का है कि यहाँ पे मैनेजमेंट, हाँ जी, ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। क्यों? जो शेयर होल्डर है वही सीनियर, जब शेयर होल्डर ही सीनियर मैनेजमेंट है तो उसका मतलब है, हाँ जी, वो अपने अकाउंटिंग रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है भाई? क्लियर हम सारे यहाँ पे? एक और मसला भी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल, अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड में मेरा इक्विटी भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, सही। क्या ये बढ़ना चाहिए? हाँ जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या ये बढ़ना चाहिए प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी, छेती छेती। अगर मैं सवाल में एक और चीज देखूं जो हमने स्किप कर दी थी, क्या गेयरिंग रेशियो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? गेयरिंग रेशियो मेरे पास, जल्दी छेती 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 छेती, कितना? 28% हो गया। और पिछले साल कितना था प्यारे बच्चों? कहीं से इस चीज का सेंस बनता है कि आपका गेयरिंग रेशियो कम हो गया? और सवाल देखे, लिंक करें, गेयरिंग लोन जो लिया हुआ है मैंने, देखे वो कह रहा है कि इस बार अब आपका कम, कैसे प्यारे बच्चों? आपने क्या ऑब्टेन किया इस साल? जब आपने लोन ऑब्टेन किया है तो आपकी गेयरिंग तो और बढ़नी चाहिए, आपकी गेयरिंग रेशियो तो, अनलेस कोई आपने रीपेमेंट कर दिया तो देयर इज अ रिस्क। अब इस इंफॉर्मेशन को जो एग्जिबिट 2 में लिखी हुई है और इस इंफॉर्मेशन को जो एग्जिबिट 4 में लिखी हुई है, उन दोनों को मर्ज करके मैं कहूंगा कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने लोन ऑब्टेन किया हुआ है, लेकिन प्रिलिमिनरी एनालिटिकल परफॉर्म करके ये लगता है कि गेयरिंग रेशियो आपके कम हुए, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क, मैनेजमेंट ने लोन को रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा या लोन को सही रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो यहां तक बात समझ आती है? तो मेरे पास एक और रिस्क आ जाएगा, लोन की अंडर स्टेटमेंट के ऊपर रिस्क आ जाएगा। मतलब डन हो गया यहाँ पे? क्लियर है? अच्छा, एक और चीज अगर आप देखें, डिविडेंड पेमेंट्स आ रही हैं प्यारे बच्चों, तभी तो एमओसी का रिस्क, हाँ जी, और कंफर्म्ड हो गया ना। कंपनी जानबूझ के ज्यादा प्रॉफिट दिखाएगी, क्यों दिखाएगी? बिकॉज उसको क्या चाहिए, उसको, आप समझ रहे हैं इस तरीके, कहाँ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ था और कहाँ पीएनएल के आखिरी में लिखा हुआ है डिविडेंड इनकम, दोनों को लिंक करके मैंने बताना है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। क्यों? बिकॉज ये रीजन प्लस डिविडेंड पेमेंट। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर डिफरेंट जगह पे लिखे होंगे, उन सबको आपने क्या करना होगा प्यारे बच्चों, उन सबको ढूंढना होगा, कोरोबरेट करना होगा, इनकंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, उसके बाद आपने इसको आइडेंटिफाई करना होगा। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, उसको नोट करें प्यारे बच्चों। कोई सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं जी मेरे भाई। ये डायग्राम आप मेरी, ये जो सारा पर्पस है ना, इसको समझने की कोशिश करेगा बच्चों। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप डायग्राम बनाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे। जब आप पेपर में करने जाएंगे ना तो आप प्रैक्टिस इतनी कर चुके होंगे कि पेपर में आपको किसी पेज पे ये टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सवाल पढ़ेंगे, चीजों को फौरन से लिंक करेंगे और उसको लिखना स्टार्ट करेंगे आप, सही। पेपर पे अलाउ नहीं है, पेपर के पीछे आप यूज कर सकते हैं, रफ पेज आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपको सजेशन है कि आप वो भी यूज ना करें। आप अपने पेपर पे हाईलाइटिंग और मार्किंग इस तरीके से करें कि उससे आपको पता चल जाए कि यार ये इन्फॉर्मेशन है, आपने एक बार सवाल पढ़ा, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अब आपने जब दूसरी बार सवाल पढ़ेंगे तो दूसरी बार आपने सवाल ऐसे पढ़ना कि यार जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन इसको आपने हाईलाइट किया, आपने कहा इन दोनों को मिलाकर मुझे रिस्क आइडेंटिफाई करना है, वो रिस्क आप इतना स्टार्ट करें। फिर आपने कहा ये जो इन्फॉर्मेशन है और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ देखें मेरी बात समझ, अगर इंटेंजिबल एसेट है ना तो सवाल में कहाँ कहाँ इंटेंजिबल एसेट लिखा है दूसरी बार रीडिंग में पता चल जाएगा आपको। सवाल में कहाँ कहाँ पे, तो बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट लिखा हुआ है, एमोटाइजेशन पीएनएल में आ रहा है लेट से,
दो जगह एग्जिबिट पे उसने इंटेंजिबल एसेट लिखा हुआ है, उसको आपने चारों के साथ देखा, आपने कहा यार ये रिस्क फैक्टर है, डन एंड डस्टेड, आगे बढ़ा इस तरीके से। बट प्रैक्टिस करते हुए डायग्राम जरूर बनाने, बिकॉज डायग्राम बना के ये पता चलेगा कि क्या सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखे नहीं लिखे। आज प्रैक्टिस सेशन का पर्पस हमारा ये नहीं है कि हम 10 रिस्क आइडेंटिफाई करें कि 15 रिस्क आइडेंटिफाई करें। प्रैक्टिस सेशन का वाकई में ट्रू स्पिरिट में प्रैक्टिस सेशन का मतलब क्या है यार, क्या जो की इंफॉर्मेशन है कि आप मैं सारी की सारी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। इसमें से मेजॉरिटी रिस्क ऐसे हैं जो कि हम ऑलरेडी, मैं अगेन आपसे रिपीट करूंगा, पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इसी से कोई बहुत बड़ी बलाई नहीं यार, इसी में ज्यादा मुश्किल पढ़ चुके हैं। बट इसकी खास बात क्या है कि किस तरीके से स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन को आपने सिस्टमेटिक वे में लिखना है, और उससे आपने कोई ना कोई ऑडिट रिस्क आपने कहाँ पहले पेज पे लिखा हुआ था ये इन्फॉर्मेशन, और कहाँ आखिरी पेज के आखिरी में लिखा हुआ था डिविडेंड पेमेंट, कैसे इन दोनों को लिंक करके मैंने एमओसी के रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने कैपिटल कहाँ लगाया होगा? प्लांट एंड मशीनरी में, और उससे वो बता रहा है कि आपका रिटर्न क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है। लेकिन मेरे प्लांट में तो, अच्छा एक और चीज, सॉरी एक और चीज देखिए मिस हुई, एक और चीज मिस हुई, रेवेन्यू ओवरस्टेटेड है, देखा है ना। इसका एक और रिस्क फैक्टर भी है। अगस्त में तो आपके प्लांट में आग लगी थी, और पूरा महीना तो आपका प्लांट, जब प्लांट बन रहा था रेवेन्यू कैसे जनरेट करा? आप समझ रहे, यू इंफॉर्मेशन को आपने मिक्स करके सवाल की रूह में आपने घुस जाना और अपने असेस करने के, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये एक एक्सपेक्टेड नंबर होना चाहिए, सवाल में ये लिखा हुआ है, ये मेरे ऑडिट रिस्क। सिमिलरली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बढ़ सकता है जब आपके प्लांट में आग लग गई है इस साल, तो वो तो इम्पेयर्ड होगा, वो तो प्लांट आपका क्या हो रहा होगा? इम्पेयर्ड हो रहा होगा। रेवेन्यू पे तो वैसे ही आपका कौन सा रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट। जी मेरे भाई, अगेन मैं आपसे कह रहा हूं रेवेन्यू का जो रिस्क है वो एक ही रखें, रिस्क फैक्टर 3-4 आएंगे उसी चीज के मार्क्स। एग्जैक्टली, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। व्हाई? शायद कंपनी ने ऑनलाइन सेल्स का रेवेन्यू सही रिकॉर्ड ना किया होगा, या को डिविडेंड मिलता है तो देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड। इस तरीके से करके आपने उसका डन बिल्कुल डाल सकते हैं। ये तो खास बात है सवाल की, रेवेन्यू के साथ रिस्क नहीं लिखने आपने, एक रिस्क मैक्सिमम, दो रिस्क, अगर दो डिफरेंट चीजों की तरफ जा रहा है वो, लाइक इंटेंजिबल एसेट के 3 रिस्क बनेंगे। क्यों? तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक तो मैं कह रहा हूँ 38 में है नहीं, एक मैं कह रहा हूँ 38 में तो रिकग्निशन में नहीं है, दूसरा मैं कह रहा हूँ कि रिकग्निशन में है लेकिन रिसर्च फेज, डेवलपमेंट फेज। तो मैं वो रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, पैराग्राफ वाइज कर रहा हूँ। आप चाहें तो या तो उसको पैराग्राफ वाइज कर दे, या आपका ड्यू टू द अबव इंफॉर्मेशन देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू रिकग्निशन, ये भी कर सकते हैं। डन हो गया भाई? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, अब आगे और इंफॉर्मेशन अच्छी है प्यारे बच्चों। पॉइंट नंबर 2 आ रहा होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जिस तरह इंटेंजिबल एसेट का नोट आ रहा था बैलेंस शीट में, इस तरीके से एक और नोट आ रहा है प्यारे बच्चों। किस चीज का नोट आ रहा है? अब्दुल रहीम साहब, डन हो गया? इसी तरीके से एक और नोट आ रहा होगा, किसके ऊपर आ रहा होगा? प्रॉपर्टी। इसको पढ़ने, अच्छा इसके ऊपर क्या हुआ था? इंपेयरमेंट हुई थी, उसका था इंपेयरमेंट वर्किंग एग्जिबिट 2 में जाके चेक कर लो, ये हम देख लेते हैं। अगर आप कहते हैं मैं वापस से रीड कर लेता हूँ। हमने बिजनेस डेवलपमेंट में पढ़ा था फैक्ट्री डैमेज, और उसके आखिरी में लिखा हुआ है इम्पेयरमेंट रिव्यू आर गिवन इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट अकाउंट्स। डन हो गया भाई? तो मैनेजमेंट अकाउंट्स में नोट नंबर 2 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को एक्सप्लेन किया गया है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ 6.15 मिलियन जो पीपी बैलेंस शीट में आ रहा है इंक्लूड्स 8,80,250 relating to the storm damaged factory referred in exhibit 2 and its furnitures and fittings. The factory is a cash generating unit for the purpose of impairment. The finance director has provided a summary calculation detailing the following impairment review which indicates that an impairment loss of 2,10,000 needs to be recognized. Carrying amount कितनी आ रही है भाई? 8,80,000। ब्रेकेबल अमाउंट हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी? भाई प्लान तो डैमेज है, अभी बेच जाऊंगा 1.35 का तो कोड़े के दाम में बिक जाएगा।
और अगर इसको यूज करूंगा तो कितने कमा लूंगा, 6,70,000 कमा लूंगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ भाई, और नीचे उसने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हैज बीन एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द सेल्स प्रोसीड which could be generated from selling the damaged machinery. The value in use is estimated based on the future sales which could be generated if the damage to the building is repaired and the new machinery is put into the factory. The company is planning on carrying out the restoration and buying new machinery at a total estimated cost of 4.5 lakh. This amount has been provided for within current liabilities with the corresponding entry accounted for as a prepayment. प्यारे बच्चों, इसमें दो बड़े मसले जल्दी से बताते हैं, आ जाए। हाँ, तो वैल्यू न्यूज ऑफ फ्यूचर सेल्स से निकलती है। कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है, ठीक है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी आ रही है, 1, और दूसरी कौन सी है, 6। इस 670 की जो वैल्यू डिटरमाइन की गई है इस एजम्पशन पे की गई है कि आगे जाके मैं 4.5 लाख रुपए का खर्चा करूंगा तो फिर ये मशीनरी बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, और जहां मशीनरी जबरदस्त हो जाएगी तो मुझे 6,70,000 रुपए जनरेट करके, बात ये है कि क्या ये 4.5 आपने कैरिंग अमाउंट में शामिल किया हुआ है। जब 4.5 आप कैरिंग अमाउंट में शामिल नहीं कर रहे हैं तो इसको डिनोमिनेटर में भी आप शामिल कैसे कर सकते हो। ये जो एग्जिस्टिंग प्लांट है बगैर खर्चे के बताओ कि इसको यूज करके कितने पैसे मिलेंगे। यार सही बात कर रहा हूँ भाई, इस तरह तो मैं कहूँ कि मेरे पास एक कुर्सी है, सही हो, मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू इन यूज 10 अरब रुपए, आप कहें कैसे, मैं कल को इसके ऊपर सोना लगा दूंगा, चांदी लगा दूंगा, सबको बिठाऊंगा, नहीं हो सकेगा ना भाई। आज जो ये कुर्सी है करंट कंडीशन कैरिंग अमाउंट एज एट दिसंबर 31, 2021, आज इसकी जो कैरिंग अमाउंट है, आज जिस तरीके से कैरी कर रहे हो उसको, इससे आप कितने पैसे कमा लोगे भाई। तो इस चीज को तो मैं कंसीडर नहीं कर सकता। इसका मतलब है मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट सही रिकॉर्ड नहीं करी। 2 रीजन है, एक रीजन मैंने आपको बता दिया, दूसरा आपने बताना। दोस्त आप क्लियर हो। IS 36 कहता है आपके पास प्लांट एंड मशीनरी जो मेरे पास है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी कैपेसिटी है कि वो साल में 100 यूनिट्स बना सकते हैं, 125 यूनिट्स बना सकते हैं, सही है। अब आप उसकी वैल्यू इन यूज कैसे डिटरमाइन करते हो, आप कहते हो यार एक साल में कितने बना सकता है, 125, और यूजफुल लाइफ कितनी है, 4 साल। तो इसका मतलब है ओवर द लाइफ कितने बनाएगा, 500 यूनिट्स। 500 यूनिट्स में ओवर द लाइफ कितने के बेचूंगा, हर साल ये यूनिट्स कितने के बेचूंगा, इतने पैसे कमा लूंगा। इस पैसे की आज प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो ये इसकी वैल्यू इन यूज। ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला। प्लांट में आग लग गई, जब प्लांट में आग लग गई तो अब आप उसको, ये आग लगी तो होगा क्या, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी। अब मैं 125 नहीं बना सकता, मैं 50 बना सकता हूँ। स्टैंडर्ड कहता है आप 50 बना सकते हो ना, तो 50 के बेसिस पे वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करो। ये अजम्पशन ना लो कि मैं इसको ठीक कर दूंगा और आगे खर्चा करूंगा और अब ये वापस से 125 बनाएगी तो इसलिए वैल्यू न्यूज की अमाउंट ये निकलेगी। ये आप अजम्पशन नहीं ले सकते। तो वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो मशीनरी खराब हो गई उसको सही कर दूंगा, रिपेयर कर दूंगा, नहीं लगा लूंगा और मैं अब इतने पैसे कमा लूंगा। तो कहता है नहीं, ये आप नहीं कर सकते। जो आप आगे का खर्चा एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे हो उसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते। सॉरी, नहीं नहीं, देखें 450 का खर्चा हो चुका तो वो तो ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट में आ जाता। आज तो खर्चा किया ही नहीं है ना मैंने, तो जब खर्चा ही नहीं है तो कैरिंग अमाउंट तभी तो 8,80,000 आ रही है, नहीं तो 1.2 मिलियन आती। खर्चा हुआ तो कह रहे हैं वो प्लान कर रहा है, वो खर्चा थोड़ी किया उसने, अभी प्लान कर रहा है। तो फ्यूचर है, तो इट मींस अभी एक्सपेंडिचर कब होगा, फ्यूचर के एक्सपेंडिचर को आज आप थोड़ी कंसीडर कर सकते हो, नहीं होगी जिस तरह। एक रीजन मैंने आपको बताया, एक रीजन आप एक और रिस्क आइडेंटिफाई करोगे कि यार फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो वाला है वो तो आपने उसको अकाउंट फॉर किया ही नहीं है। बच्चों समझ आ रही है बात। वो कह रहे हैं सेल प्रोसीड, तो सेल प्रोसीड में से एक अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी। आपको क्या अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल, तो वो तो उसने माइनस करी नहीं।
बच्चों यार सिंपल है यार, प्लस जो मैं आगे खर्चा करने जा रहा हूं क्या मेरी आज की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? भाई मैं लायबिलिटी या प्रोविजन कब रिकॉर्ड करता हूं? जब कोई इवेंट हो जाए जिसकी वजह से मेरी कोई ना कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो। क्या मेरी आज कोई ऑब्लिगेशन मतलब किसी से मैंने एग्रीमेंट कर लिया है क्या? तो मैं क्या ये 4.5 लाख रुपए का प्रोविजन रिकॉर्ड कर सकता हूँ प्यारे बच्चों? मैं 4.5 लाख रुपए का प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये भी इसने जो अकाउंटिंग करी हुई है प्यारे बच्चों वो एक गलत अकाउंट। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मेरा लैपटॉप खराब हो जाता है, ठीक है, 100 रुपए का लैपटॉप है, खराब हो गया, ठीक है, इस टाइम कहता है 100 रुपए का लैपटॉप खराब हो गया है ना, इसके ऊपर इम्पेयरमेंट अकाउंट कर। इसको कितने में लेके आया था? 60 रुपए। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको ठीक करवाऊंगा, तो इस सोचने के बेसिस पे मैं कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इस सोचने के बेसिस पे मैं कोई प्रोविजन रिकॉर्ड, बिकॉज आज के डेट पे 31 अगस्त को मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी यार, इसको ये वो हो गया है अब तो नहीं। एक इन्फॉर्मेशन आ रही होगी एग्जिबिट 5 पे, ये आपने पढ़नी है, ये एक अलग से सवाल है प्यारे बच्चों। ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा? जी गाजी ने भी समझा दिया था बेटा। बड़ा जबरदस्त सवाल है ये, इन्फॉर्मेशन पढ़े, बड़ा जबरदस्त है। हाँ जी। और सवाल की रिक्वायरमेंट, अच्छा सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। ये एग्जिबिट 5 है। सवाल में क्या लिखा है? इन एग्जिबिट 5 आई हैव प्रोवाइडेड यू दिस, डिस्कस द ऑडिट इम्प्लीकेशन। नहीं नहीं, रिस्क नहीं, डिस्कस दी। और रिस्क खत्म हो गया भाई, जितने रिस्क थे सारे के सारे आइडेंटिफाई कर लिए, 10-15 रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए। एग्जिबिट 5 अगर मैं पढ़ूं तो वो आपसे क्या कह रहा है? जल्दी छेती छेती डिस्कस द ऑडिट, या आईकैप कैसे पूछेगा? इवेल्युएट द अबव सिनेरियो, डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ एक्शन अलोंग विद द पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। सिनेरियो क्या है? ये जो आपने प्लांट वगैरह लगाए हुए और उसमें जो आप केमिकल यूज कर रहे हो, ये केमिकल हेल्थ के लिए इंजीरियस है, जिसके ऊपर बैन लगा हुआ है, सही है, लेकिन कंपनी अभी भी यूज कर रही है। एक बंदे ने कंप्लेन करी तो उसको $10,000 दे दिए कि अपना मुंह बंद रखो। उन्होंने किसको कंप्लेन कर दी? ऑडिटर को। ऑडिटर को बता दिया ना उसने, दोस्त को पता है, दोस्त ने किसको बता दिया? ऑडिटर को बता दिया। अब ऑडिटर क्या करे प्यारे बच्चों? अब मेरी बात सुनिएगा। इसका आंसर आइजा 250
कंसिडरेशन ऑफ लॉस एंड रेगुलेशन से। ये चैप्टर लेक्चर दिया हुआ है आपको? बना नहीं दिया हुआ ये लेक्चर? अच्छा, होता क्या है, कुछ लॉज एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जाम्पल WPPF, ये कौन सा, ये भी लॉ है। इसका ये डायरेक्ट लॉज एंड रेगुलेशन क्यों है? बिकॉज इसकी वजह से एफएस में कोई ना कोई अमाउंट रिकॉग्नाइज होती है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सही है, इससे आपका करंट टैक्स निकलता है, तो ये डायरेक्ट लॉस एंड रेगुलेशन। कंपनीज एक्ट, डायरेक्ट लॉस एंड रेगुलेशन। क्यों? आप एजीएम 4 महीने में कर लो, आपका रेवेन्यू थोड़ी बढ़ेगा, या इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड थोड़ी हो जाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड। हाँ, लेकिन अगर कंप्लाई नहीं किया तो एसएससी पे आपके ऊपर क्या लगा देगा? पेनल्टी लगा देगा। तो कुछ हमारे पास डायरेक्ट लॉस होते हैं, कुछ हमारे पास कि अगर इससे नॉन कंप्लाई किया आपने तो बहुत सी चीजें लग सकती हैं, बहुत सी चीजें लग सकती हैं, पेनल्टी वगैरह भी लग सकती है। सही है। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपके ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बैंकों के ऊपर अप्लाई होता है। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जब बैंकों के ऊपर अप्लाई होता है, उससे जब वो कंप्लाई करते हैं तो कोई उनको ग्रांट थोड़ी मिलती है, रेवेन्यू थोड़ी। हाँ, लेकिन अगर नॉन कंप्लाई कर गया तो आपकी सोचे क्या क्या होता है। समझ आ रही है प्यारे बच्चों? स्टैंडर्ड हमसे क्या कहता है? स्टैंडर्ड हमसे कहता है लॉ, ये जो है ना, इसके ऊपर तो आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने। क्यों करने? बिकॉज इसका इफेक्ट डायरेक्ट है। जब डायरेक्ट इफेक्ट है एफएस में, तो इसका मतलब एफएस के ऊपर तो आपने वैसे ही सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देना होता है। डन हो गया? इसके ऊपर आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया, आप कर ही नहीं सकते। हजारों लॉज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तो हजारों लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं, लेबर लॉज और हेल्थ लॉज। आप जाके बैठ के वेरीफाई करते हो? आप वेरीफाई थोड़ी करते हो। आप क्या काम करते हो? यहाँ पे आप, आपकी जो डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग होती है वो कंप्लायंस की तरफ होती है। यहाँ जो आपकी डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग होगी वो, जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी, नॉन कंप्लायंस। क्यों? नॉन कंप्लायंस होगी तभी तो एफएस में इफेक्ट आएगा, वरना एफएस में इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ कंप्लाई करो या ना करो, एफएस में इफेक्ट है। भाई इनकम टैक्स ऑडिट, अगर मैंने करंट टैक्स इतना निकाला है, कितना निकाला है? 35%, 35% के ऊपर 4% और सुपर टैक्स, फिर अगर हायर इनकम है तो 10% और तो 49%। तो करंट टैक्स जो आ रहा है, क्या वो 49% के हिसाब से आ भी रहा है? तो इसकी मुझे कंप्लायंस चेक करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती? यहाँ पे डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग मेरी कंप्लायंस के ऊपर नहीं होती है, नॉन कंप्लायंस। क्यों? ताकि नॉन कंप्लायंस होगी तभी तो एफएस में तो इंपैक्ट आएगा, पेनल्टी वगैरह, लाइसेंस टर्मिनेट वगैरह। स्टैंडर्ड आपसे सिंपल सी बात करते हैं, लेक्चर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आके पूछ रहे हैं। अगर कोई नॉन कंप्लायंस ऑडिटर को आइडेंटिफाई हो जाए, अगर कोई, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है उस लॉज एंड रेगुलेशन की। क्यों? ताकि इवेल्युएट कर सके। क्या इवेल्युएट कर सके? इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेंस बनता है इस चीज का, सेंस बनता है इस चीज का। आपने उस लॉज एंड रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग लेनी ताकि इवेल्युएट कर सकें क्या? इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये काम आपने करना है। फिर आपने किससे डिस्कस करना है? मैनेजमेंट से, दोस्त चाहे विद गवर्नेंस से, और इन हाउस लीगल काउंसिल से कि भाई क्या कोई ऐसा लॉ है कि इस वाले केमिकल पे बैन लगा है। सही है। आप चाहें तो एक और काम ये करें कि अपना ऑडिटर जल्दी 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 एक्सपर्ट भी अपॉइंट कर सकते हैं। सुनिएगा, आप चाहें, सेंस बनता है इस चीज का। भाई मैं, या भाई ये बात याद रखेगा, आपको कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाया जरूर जाता है, आपने कभी नहीं देखा होगा किसी सीएफओ ने आपको लीगल एडवाइस दी। आप ऑडिट पे जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो, इवन कंपनी सेक्रेटरी भी होगा वो लीगल, आपकी लीगल एक्सपर्टीज नहीं है, लॉ की एक्सपर्टीज नहीं है, लॉ की इंटरप्रिटेशन आपका काम नहीं है। और दो चूंकि हम पढ़ रहे होते हैं उसको इस तरीके से, लेकिन लॉ की इंटरप्रिटेशन आपके, अगर कल को आप किसी कोर्ट के फॉरम में आप ये कहे ना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और ये मेरी लीगल एडवाइस है, पहली फुर्सत में आपको फारिग करेंगे। आपकी लीगल एडवाइस देने की औकात नहीं है। सही है। आप, हाँ, आपकी सेक्रेटरियल कंप्लायंस, एजीएम 4 महीने में हो जानी चाहिए, डायरेक्टर इतने होने चाहिए, डायरेक्टर छोड़ के चला गया तो इतने दिन में पूरी हो जानी चाहिए, ये सेक्रेटरियल कंप्लायंस आपका पार्ट है। डन हो गया। लॉ की लीगल एडवाइस आपने, तो आप अपने एक्सपर्ट को भी
अपॉइंट कर सकते हैं। सुनिएगा मेरी बात, सवाल पढ़े तो भाई $10,000 रिश्वत दे रहा है, अबे मैनेजमेंट गंदे गंदे काम कर रही है। अबे जो जितना काम किया है ना तुमने, ये तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे क्या क्रिएट हो रहा है प्यारे बच्चों। और जहां मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो गया, इट मींस जितने भी रिस्क असेसमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जितनी भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिली है उसकी रिलायबिलिटी पे भी क्या क्रिएट हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी डाउट की सेंस बनता है इस चीज का प्यारे बच्चों। आप पूरा ऑडिट कर लो और आपको पता चले मैनेजमेंट ऐसी है, तो इसका मतलब है जो रिस्क असेसमेंट है वो भी गई, जितने ऑडिट एविडेंस मिले उसकी रिलायबिलिटी, जो रिटर्न रिप्रेजेंट मिली उसकी रिलायबिलिटी पे भी डाउट्स क्रिएट हो गए। डन हो गया प्यारे बच्चों। फ्रॉड के रिस्क को रिएसेस करना पड़ेगा। आपने शायद लोन के ऊपर फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई ना किया हो, आपने शायद रिलेटेड पार्टी के ऊपर फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई ना किया, अब आपको रिस्क असेस, आपको मैनेजमेंट ने जो लिख के दिया था कि हाँ भाई लोन हम पे कर देंगे, आरपी सारी डिस्क्लोज कर दी है, ये ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है, ये ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है, वो सारी की सारी उसकी इंटेग्रिटी पे डाउट चल। आप मुझसे 3 महीने पढ़े और कल को खुदा ना खासा 3 महीने बाद में 3-4 चीजें गलत पढ़ा दूं आप ईमानदारी से बताइएगा। आप ये बोल सकते हैं कि सर ने सिर्फ ये 3-4 गलत पढ़ा है, पुराना 3 महीने बिल्कुल सही पढ़ा है, आप ये कह ही नहीं सकते। अपनी पूरी असेसमेंट को आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। सही हो, नेचर टाइम एक्सटर्नल फर्दर भाई किसी और से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इंशाल्लाह इसकी नौबत नहीं आएगी। ठीक है, चले क्लियर है प्यारे बच्चों, चले जी जबरदस्त, डन हो गया यहाँ पे। अच्छा मैं बहुत समराइज बता रहा हूँ, ये बहुत समराइज, मैं इस असम्पशन में बता रहा हूँ कि आपने एज ए 250 का लेक्चर लिया हुआ है, तो जब आप एक लेक्चर, तो वो 3 घंटे का लेक्चर, तो मैं 3 मिनट में जाहिर सी बात है 3 घंटे वाली चीज तो रेप्लिकेट कर भी नहीं सकता, ना मैंने करनी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया ताकि एक डायग्राम बनी हुई तो हमारे पास एक चीज आसानी हो जाए। डन हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सुनेगा, जिस चीज के मैंने सवाल कराया ये क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग लूंगा, ये क्लियर है, उसके इफेक्ट को इवैल्यूएट करूंगा, ये क्लियर है, डिस्कस करूंगा, अपने एक्सपर्ट को अपॉइंट करूंगा, और आखिरी चीज भाई लॉ, अगर तुम माई बाप से नॉन कंप्लाई कर रहे हो तो मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, तुमने तो पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ किया होगा। तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो गए, सारे रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करना, क्लियर है हम सारे। ये जो लाइन है ना प्यारे बच्चों, बड़ी खतरनाक लाइन है, इवैल्यूएट दी, क्या मतलब, क्या मतलब, सुनिएगा मेरी बात को, बैन लग सकता है इस भाई, जिस गंदा केमिकल जो यूज किया हुआ है, तो इन्वेंट्री बेच थोड़ी सकोगे, इन्वेंट्री नहीं बेच सकोगे तो बैन, इन्वेंट्री पे बैन लग गया ऑप्शन। सबसे बड़ा मसला आपका लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा, जब लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या ट्रिगर कर जाएगा, गोइंग कंसर्न ट्रिगर कर जाएगा। ये जो लाइन है आप लेक्चर में भी देखेंगे, ये जो लाइन है आईजा 250 की सबसे मनहूस लाइन है, ये वो लाइन है कि जो फेस पे 250 होगा, पीछे 240 भी हो सकता है, पीछे गोइंग कंसर्न भी हो सकता है, पीछे कुछ भी हो सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब अगर मैं पूरे सवाल को प्यारे बच्चों देखूं, अब अगर पूरे, ये वो सवाल है। अच्छा एक सवाल इसमें और भी है, एक्सपर्ट वाला पढ़े एक सेकंड। अब मिदत वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किधर है भाई? हम डिस्कस पार्ट सी पढ़ा, डिस्कस द मैटर टू बी कंसर्न, प्लानिंग टू यूज एन ऑडिट एक्सपर्ट इन द ऑडिट ऑफ द which are recognized as the biological assets of the company। प्यारे बच्चों उन्होंने एक्सपर्ट को अपॉइंट किया हुआ है, बताएं आप, डिस्कस द मैटर टू बी कंसिडर्ड प्लानिंग, इन प्लानिंग द यूज ऑफ एन ऑडिट एक्सपर्ट, क्या मतलब इसका, वो तो बताया हुआ इसने नहीं, प्लानिंग का वर्ड लिखा हुआ है, देखो फाइंडिंग पे तुम जा रहे हो, कंक्लूजन पे जा रहे हो, भंड मार रहे हो। ये तो कैफ, इस पे तो मैं ये कह भी नहीं सकता कि आपने मेरा सीफएफ का लेक्चर देखा है कि नहीं देखा, ये तो मुझे कहते हुए शर्म आएगी। क्यों शर्म आएगी? ये तो कैफ का है ना, चले 250 कैफ का नहीं था, ये तो कैफ का है, 240 भी ये कहते हुए शर्म नहीं है, ये तो कैफ का है, गोइंग कंसर्न भी कैफ का है भाई। अगर एक बंदे ने एक्सपर्ट अपॉइंट किया हुआ है तो वो कौन सा एक्सपर्ट है? मैनेजमेंट। मैं अपनी प्लानिंग में क्या कंसीडर करूंगा कि क्या वो एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट है?
क्या वो एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है, क्या वो एक्सपर्ट कैपेबल है। मैं ये फैक्टर्स को कंसीडर करूंगा इन ऑर्डर टू इवेल्युएट कि क्या मुझे उसके काम पे रिलाय करना चाहिए, और अगर मुझे लगता है कि नहीं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो मैं अब ये मैं प्लानिंग में कंसीडर करूंगा। फाइंडिंग एंड कंक्लूजन में चले गए। एक्सपर्ट की वर्किंग नहीं, वर्किंग तब लूंगा जब बंदा कॉम्पिटेंट डिपेंडेंट होगा। आपने मुझसे पहले लेक्चर नहीं लिए होंगे, आपने पहले पूछा होगा कि भाई सर कैसा पढ़ाता है, सही है, आपने पहले पूछा होगा कि सर कैसा। ऐसा नहीं है कि आपने लेक्चर ले लिया। तो प्लानिंग में मैं पहले चेक करूंगा कि एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है भी कि नहीं, इंडिपेंडेंट है भी कि नहीं, कैपेबल है भी नहीं। अगर वो है तो उसकी रिपोर्ट लूंगा और रिलाय करूंगा। अगर वो नहीं है तो फिर मैं अपना ऑडिटर। बच्चे सवाल समझ आ रहा है आप लोगों को, किस तरीके से इसके अंदर रिस्क भी है, किस तरीके से इसके अंदर प्रोसीजर्स भी हैं, किस तरीके से इसके अंदर ISO 240 मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल भी है, किस तरीके से इसके अंदर प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी हैं, किस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो ISO 250 भी अप्लाई हो रहा है, ISO 250 के साथ साथ ISO 570 गोइंग कंसर्न भी अप्लाई हो रहा है। ये मेरी बात सुनिए, आधा पेपर है आपका पूरा सीफैप का, ये 50 नंबर का सवाल है। ये हम वो वाले सवाल नहीं कर रहे सीफैप पे, हम ऐसा सवाल कर रहे हैं कि 50 नंबर का पहला सवाल है जो कि मैंडेटरी होता है। तो ये 50 नंबर का हम सवाल कर रहे हैं, और इस सवाल को अगर हम देखें तो हम आधा पेपर पूरा एक अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके अंदर आपको प्लानिंग भी दिख रहा है, परफॉर्मेंस भी दिख रहा है, और यही तो आपके पेपर में 50-60 नंबर के 70 नंबर के लाजमी आ रहे होते हैं। इसी चीज के ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो खुदा का वास्ता है, मैं तभी प्रैक्टिस सेशन लिख रहा हूं, मैं अब रिस्क एंड प्रोसीजर नहीं लिख रहा हूं। क्यों? बात चलेगी रिस्क से, जाएगी लॉज एंड रेगुलेशन पे भी, जाएगी एक्सपर्ट पे भी, जाएगी गोइंग कंसर्न पे भी, जाएगी फ्रॉड के ऊपर भी, जाएगी रिलेटेड पार्टी के ऊपर भी। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये जो सवाल में हमने जो रिस्क वाला एरिया किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसमें बड़े अच्छे रिस्क हमने आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से सोच कर हमने रिस्क आइडेंटिफाई करें। ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम इंशाल्लाह जब ये काम करेंगे तो इससे फायदा ये होगा प्यारे बच्चों कि जब सीफैप में 10 सवाल है लेट से, तो हम एटलीस्ट बैक एंड पे कोई 25-30 सवाल और मजीद प्रैक्टिस कर सकें। तो वो सवाल जो रिकॉर्डेड किए हुए हैं वो तो आपने लाजमी देखना है। वहां जो हम टाइम सेव कर रहे हैं वो हम यहाँ यूटिलाइज करें, ताकि हमारे पास प्रैक्टिस सेक्शन मैक्सिमम हो प्यारे बच्चों। नहीं, उसमें लिखा हुआ था ना, यूज ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अगर आप देखें बिजनेस डेवलपमेंट कह रहा है वैल्यूएशन होगी तो इसलिए एक्सपर्ट अपॉइंट होगा ना, ऑडिटर एक्सपर्ट अपॉइंट होगा। तो ऑडिटर एक्सपर्ट को आप प्लानिंग फेज में क्या कंसीडर करेंगे? क्या वो इंडिपेंडेंट है, कॉम्पिटेंट है? मैनेजमेंट ने तो डेफिनेटली फेयर वैल्यू एक्सपर्ट को अपॉइंट करके डिटरमाइन किया ना। जो भी एक्सपर्ट हो, चाहे मैनेजमेंट हो या ऑडिटर हो, प्रोसेस सेम होता है। इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटीज को इवैल्यूएट करना पड़ता है। क्लियर हो गए प्यारे बच्चों? यहाँ तक सवाल समझ आया? तो ये जो प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे इंशाल्लाह, और ये चलती रहनी है हमारी। अभी चूंकि सीजन चल रहा है, ऑडिट का सीजन चल रहा है, आपका भी सीजन चल रहा है, मेरा भी सीजन चल रहा है, तो इसलिए हमारी इतनी फ्रिक्वेंटली क्लासेस अगले 3-4 वीक्स नहीं होंगे। मैं भी आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीकडे में एटलीस्ट मैं 1-2 क्लासेस रख लूँ, वीकेंड में क्लास रख ले। अब जब हमारा आपका भी सीजन चल रहा है, मेरा भी सीजन चल रहा है, जब इंशाल्लाह से 1 महीने के अंदर थोड़ा सा फारिग और रिलैक्स होंगे तो उसको और तेजी से बढ़ाएंगे। इसमें फायदा क्या होगा? जो पोर्टल पे लेक्चर्स आ रहे हैं वो तो आपने देखते रहना, और ये चीज प्रैक्टिस सेशन में आती है। लाइक फॉर जैसे 250 देखा होगा, और उसके लिए एक अलार्मिंग चीज थी कि वो 250 पिक कर पाता है कि नहीं कर पाता। क्लियर हम सारे यहाँ तक? जी मेरे पास सीक्वेंस का इंडेक्स भी आ रहा है और लेक्चर उसी सीक्वेंस में आ रहा है। जिस सीक्वेंस में लेक्चर आ रहा है और सबसे पहले लेक्चर पोर्टल सीक्वेंस का चैप्टर आ रहा है, उसके अंदर एक वर्ड की फाइल आ रही है। वर्ड की फाइल में सब कुछ बताया हुआ है कि इस चैप्टर को इस दिन पढ़ा गया तो इसके अंदर ये चीजें पढ़ी गई। इस तरीके से आ रहा है, सीरियल नंबर वाइज आ रहा है। पोर्टल देखा है आपने? वैसे सीजन 1, सीजन 2, सीजन 1 के अंदर एपिसोड 1, एपिसोड 2 इस तरह बना हुआ है। तो 60-70%, 100% नहीं बना हुआ। कुछ जो छोटे चैप्टर है जो 1-2 क्लासेस के, तो उसके अंदर वो एपिसोड्स वगैरह नहीं बनाए, लेकिन सारे लेक्चर सीजन वाइज बने हुए हैं, पूरे सीजन वाइज बने हुए। हाँ, अगर रिस्क है तो सीजन 1 होगा लेट्स से। अब उसके अंदर 50 एपिसोड आ रहे होंगे, 40 एपिसोड आ रहे होंगे, 30 एपिसोड आ रहे हैं। फ्रॉड जो होगा वो सीजन 2 है, गोइंग कंसर्न सीजन 3, इस तरीके से आ रहा है। तो वो सीजन के तरीके से आप देखते रहे, उसमें आपकी ग्रिप ज्यादा है सीजन वगैरह में। सही है? क्लियर हो प्यारे बच्चों? यहाँ तक डन हो गया यहाँ पे? अच्छा, एक चीज जो कि आपका होमवर्क है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ होमवर्क आपको बिकॉज ये सवाल हम कर चुके हैं। पार्ट बी अगर मैं पढ़ूं
पार्ट ए कर लिया, पार्ट सी कर लिया, पार्ट बी आप पढ़ लें, आपका होमवर्क है। डिजाइन द प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर टू बी यूज्ड इन द ऑडिट ऑफ impairment of factory development cost capitalized in respect of the, तो intangible ऐसे कैपिटलाइजेशन के प्रोसीजर भी पढ़े हुए हैं, impairment of plant and machinery के प्रोसीजर भी हमने पढ़े हुए हैं। दो सवाल हमने इसी से कर लिए, दोनों के आंसर्स मैं आप लोगों को पोर्टल पे भी अपलोड कर दूंगा। अपना आंसर नहीं होगा मेरा, वो किसका आंसर होगा वो, ऐसे ताकि आपके पास एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स भी अवेलेबल हो, तो एसीसी के आंसर भी आपको अपलोड कर दूंगा। और इंशाल्लाह क्वेश्चन तो हमारे साथ साथ हो भी रहे। इनको हम अपलोड क्या कर रहे हैं, बच्चों को बता देना, यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। सही है, डन हो गया। चलो अपना बेहद ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों, कोई सवाल हो मुझसे पूछ लें।